चलो क्वेश्चन 25, ये अपना स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्रॉफिट का लास्ट सम रिकंसिलिएशन का, उसके बाद में करंट ईयर का प्रॉफिट विद लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वो रिकंसिलिएशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो एबीसी लिमिटेड एडॉप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। The standard output for a period is 20,000 unit and standard cost and profit per unit is as under. डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट के लिए 3 यूनिट मटेरियल लगता है 1.5 के रेट पे, तो 4.5 रुपीज का मटेरियल लगेगा। लेबर लगता है एक यूनिट के लिए 3 आवर्स, 1 पर आवर का रेट है, तो 3 रुपीज ओवरहेड सॉरी लेबर का। डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया है 0.5। अभी तक हमने एक भी सब में डायरेक्ट एक्सपेंस का वेरिएंसेस निकाला नहीं है, तो ये दिया हुआ है। फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड, एडमिन ओवरहेड ये भी पहली बार आया है। एडमिन ओवरहेड बाय डिफॉल्ट फिक्स में काउंट होता है। तो टोटल कॉस्ट प्रॉफिट 1.15 का सेलिंग प्राइस 10, और एक इंपॉर्टेंट लाइन वहां पे लिखा है फिक्स बाय गवर्नमेंट, यानी कि सेलिंग प्राइस हम लोग अपने मन के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। तो अगर सेलिंग प्राइस अगर हमने यही फॉलो किया है जो गवर्नमेंट ने बताया, ठीक है, तो सेल्स और मार्जिन का प्राइस वेरिएंस 0 आएगा। बराबर, प्राइस वेरिएंस 0 आना चाहिए। Actual production and sales for the period were 14,400 unit. There has been no price revision by government during the period. यानी कि जैसे मैंने बताया वैसे गवर्नमेंट ने प्राइस चेंज नहीं किया, तो प्राइस वेरिएंस 0 ही आना है। The following are the variances work out at the end of the period. अब ऊपर जो दोनों का आउटपुट दिया था ना स्टैंडर्ड का, वो 20,000 का था, और जो एक्चुअल प्रोडक्शन और सेल्स दिया ना वो 14,400 का है, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस 0 नहीं आएगा। बराबर, सिर्फ प्राइस वेरिएंस 0 आएगा। वेरिएंसेस कौन कौन से कैलकुलेट किए? मटेरियल का प्राइस एडवर्स है, यूसेज फेवरेबल है, लेबर का रेट फेवरेबल सॉरी एडवर्स, एफिशिएंसी फेवरेबल, फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल और फिक्स का एक्सपेंडिचर, वेरिएबल का एक्सपेंडिचर फिक्स का एक्सपेंडिचर दोनों फेवरेबल है, फिक्स का वॉल्यूम एडवर्स है, एडमिन में एक्सपेंडिचर एडवर्स, वॉल्यूम एडवर्स, एडमिन भी फिक्स ओवरहेड का ही पार्ट है, तो फिक्स ओवरहेड में भी एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, ठीक है, सिर्फ ओवरहेड का नाम चेंज हो रहा है, वो फैक्ट्री ओवरहेड था, ये एडमिन ओवरहेड है, वर्किंग सेम ही रहेगा। You are required to ascertain the details of actual cost and prepare the P&L for the period showing the actual profit and loss, show working clearly. Reconcile the actual profit with standard profit. एक्चुअल कॉस्ट निकालना है, P&L अकाउंट बनाना है, एक्चुअल का प्रॉफिट फाइंड करना है, और उसके बाद में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। सबसे बड़ा काम वेरिएंसेस उन्होंने दे दिया, तो अपने को वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस करके एक्चुअल कॉस्ट और रिकंसिलिएशन इतना अपने को प्रिपेयर करना है। एक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ P&L, सेल्स तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है, फिक्स बाय गवर्नमेंट, तो सेलिंग प्राइस अपन चेंज नहीं कर सकते। कितना यूनिट अपने बनाया है 14,400 इंटू 10 रुपीज का प्राइस आएगा, प्लस एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो दोनों को स्टैंडर्ड का डायरेक्ट मटेरियल वो गिवन है, नीचे दोनों को प्राइस और यूसेज वेरिएंस दिया, तो स्टैंडर्ड का मटेरियल उस पर फेवरेबल वेरिएंस को ऐड करेंगे, एडवर्स को माइनस करेंगे, तो एक्चुअल का मटेरियल मिल जाएगा। बराबर, तो
एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फेवरेबल वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस, एक्चुअल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। अभी देखो, दोनों को ऊपर वाले टेबल में बोला है कि मटेरियल 3 यूनिट लगता है, 1.5 पर यूनिट का प्राइस है, ठीक है। और हमने 14400 यूनिट बनाया, तो 14400 यूनिट के लिए 3 इंटू 1.5, समझ में आ रहा है। 14400 का कॉस्ट निकालेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसमें वेरिएंसेस को प्लस माइनस करेंगे। ये तुम लोग का स्टैंडर्ड पर एक्चुअल है। 20,000 मत लेना, 20,000 के कॉस्ट पे अगर ये प्लस माइनस किया तो एक्चुअल कॉस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन 14,000 का है। पता चला? तो दोनों को स्टैंडर्ड पर एक्चुअल लेना है। मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, फेवरेबल वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस, तो एक्चुअल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये बताओ कितना आ रहा है? 64,800, फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल 1050, एडवर्स 4250। चलो 61,600। डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से 3 आवर्स और 1 का रेट है, तो 14,400 इंटू 3 इंटू 1। फेवरेबल वेरिएंस कितना है और एडवर्स 42,400। फैक्ट्री ओवरहेड एक डायरेक्ट एक्सपेंस भी है ना, कितना है? वहां पे लोग ने आवर्स वगैरह कुछ लिखा नहीं है, तो डायरेक्टली पर रेट ही ले लेते। पर रेट 0.5 है ना, उसका वेरिएंसेस आई थिंक दिया ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल भी 7,200 ही आएगा। हम लोग को फाइंड नहीं करना है, जो दिया है वो डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। उसके बाद में फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबल 14,400 इंटू 0.25, डायरेक्ट पर रेट ही ले लेते हैं। ओके, उसका वेरिएंस बताओ, फेवरेबल एडवर्स वेरिएबल ओवरहेड का। फेवरेबल का 400 है, एडवर्स वाला कोई दिया ही नहीं है। तुम लोग उल्टा नहीं कर रहे हो क्या? यानी तुम लोग यानी अपन सब लोग। फेवरेबल एक्चुअल कॉस्ट कम रहेगा तभी फेवरेबल आएगा ना, तो अपना एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, तो ये एडवर्स वेरिएंस हो रहा है। फेवरेबल माइनस करना है, एडवर्स प्लस करना है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल एनपीए तो अपन जब ऐड कर देते हैं स्टैंडर्ड से एक्चुअल। ये देखो, सिंपल लॉजिक, 3,600 है स्टैंडर्ड के हिसाब से, 400 फेवरेबल आया। फेवरेबल कभी आएगा जब एक्चुअल कॉस्ट 3,600 से कम आएगा तभी, यानी कि फेवरेबल को माइनस करना है और एडवर्स को प्लस करना है। सिक्सटी एट, 40, ओके। चलो अभी फिक्स्ड, फैक्ट्री का फिक्स कितना है? 0.3, तो 14,400 इंटू 0.3,
4320. Okay, favorable और एडवर्स नहीं, 1680. एडमिन एडमिन में ब्रेकअप नहीं है. कितना अमाउंट है एडमिन का? 0.3. तो 14400 इंटू 0.3, 4320. फेवरेबल दोनों एडवर्स है. कितना? 1680. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब ये टोटल स्टैंडर्ड का ले लो, टोटल एक्चुअल का ले लो. लो ना फिर भी. ये 440. ठीक है, चलो तभी मटेरियल एक्चुअल का 68, डायरेक्ट लेबर 44, डायरेक्ट एक्सपेंस 7200, वेरिएबल फैक्ट्री 3200, फिक्स फैक्ट्री 5600, एडमिन 6400, टोटल 134,400. प्रॉफिट निकालो. ठीक है, तो अपना पहला रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया. ascertain the details of actual cost and prepare the profit statement showing the actual profit or loss. Show the working clearly. वर्किंग भी आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया. अभी दूसरा रिकंसिलिएशन एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट. आई थिंक रिकंसिलिएशन तुम लोग ट्राई करो. नहीं करो करो, जैसे करना है करो, लेकिन टैली करके बताओ मुझे. सेलिंग प्राइस सेम है, इसके लिए मार्जिन प्राइस वेरिएंस 0 आएगा. और क्योंकि क्वांटिटी 14400 से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम वेरिएंस भी नहीं आएगा. तो सिर्फ ये कॉस्ट वेरिएंस ही लेना पड़ेगा. बराबर है. आपका क्या हुआ? हो गया. तो तुझे वॉल्यूम वेरिएंस लेना पड़ेगा. हाँ, तो स्टैंडर्ड 20,000 के हिसाब से स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट. ठीक है, अभी तो वॉल्यूम वेरिएंस उस पे ले. 20 के सामने 14400 ही वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स आएगा. ठीक है, तो 20,000 माइनस 14400 इंटू स्टैंडर्ड मार्जिन है ना, वो स्टैंडर्ड प्रॉफिट. क्योंकि तूने सेल्स माइनस कॉस्ट लिया तो तूने प्रॉफिट लिया ना, तो वो प्रॉफिट का वेरिएंस तुझे लेना पड़ेगा. समझा? तो 20 माइनस 14400 इंटू स्टैंडर्ड का प्रॉफिट, वो मल्टीप्लाई कर, वो वेरिएंस को माइनस कर, और उसके बाद में ये कॉस्ट वेरिएंस है सब ले, तो तुझे एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा.
क्या हाल है? तूने क्या किया वो तो बता। ओके। तो दिमाग कैसे काम नहीं कर रहा है? ओके चलो, अभी सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ये 14,400 लेके अगर किया तो 14,400 इंटू 1.15 कितना? 16,560। फेवरेबल वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस, मैं अभी नाम नहीं लिखता हूँ, ये फेवरेबल वाले 1050, 3,200, 400 और 400। और एडवर्स वाले 4250, 4,000, 1680, 400, ये अच्छा 400 और 1680 कितना? तो ये आ रहा है प्रॉफिट 9,600, एक्चुअल प्रॉफिट। नहीं, एक्चुअल से उल्टा गए ना तो एडवर्स वाले ऐड करने पड़ते हैं, हाँ लेस करने पड़ते। लेकिन तेरा, तूने स्टैंडर्ड सेल से स्टार्ट किया ना? हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड से ही अच्छा पड़ता है ऑलवेज। फेवरेबल ऐड करो, एडवर्स माइनस करो। फेवरेबल ऑलवेज पॉजिटिव रहता है और एडवर्स नेगेटिव रहता है, तो ऑटोमेटिकली साइन के हिसाब से वो परफेक्ट काम करता है। अच्छा, ओके। ये इसने जो फॉर्मेट फॉलो किया वो बताता हूँ। सेल्स 20,000 के हिसाब से लिया इसने, इंटू 10 रुपीज, तो 2 लाख लेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये भी 20,000 के हिसाब से लिया, इंटू 1.15 ना, तो 8.85। तो 23 स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर 20,000 यूनिट्स लेस वॉल्यूम वेरिएंस, मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, तो 20,000 माइनस 14,400 इंटू 1.15, 6,440। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट फॉर 14,400 यूनिट्स कितना? और उसके बाद में फेवरेबल 5050 और 12,010 एडवर्स, तो ये हो जाएगा 9,600। आया समझ में? अगर ये सपोज स्टैंडर्ड 14,400 का देता तो 14,400 इंटू 10, 14,400 इंटू 8.85, तो डायरेक्टली ये मिलता, तो वॉल्यूम वेरिएंस नहीं है। समझा? समझा ना? वैसे या जो ब्लैंक है। अपना जो स्टैंडर्ड है वो 20,000 रेट का दिया और एक्चुअली अपना 14,400 यूनिट ही है, तो अगर 20,000 रेट से अगर वर्किंग किया ना, हाँ ये इजी है।
सब ये वेरिएंसेस प्लस माइनस किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर ये बेस से स्टार्ट किया तो वॉल्यूम वेरिएंस लेना है, और 14400 से किया तो वॉल्यूम वेरिएंस लेगा, डायरेक्ट यही मिलेगा और आगे का पार्ट से, समझा ना। यानी कि इन शॉर्ट तुम लोग को क्या करना है, हर सब में स्टैंडर्ड प्रॉफिट 14400 यूनिट का लेके आ। अब वो कैसे लेके आओगे वो तुम लोग को सोच, ठीक है। अगर तुम लोग का स्टैंडर्ड प्रॉफिट 20,000 का है तो वॉल्यूम वेरिएंस लेके उसको एक्चुअल क्वांटिटी पे लेके आओ, और अगर डायरेक्टली एक्चुअल क्वांटिटी का ही स्टैंडर्ड प्रॉफिट निकाला है तो वही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? चलो अभी रिकंसिडरेशन का एक लास्ट टाइप जो है करंट ईयर का प्रॉफिट कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लेकिन रिकंसिडरेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएंसेस बताना, ठीक है। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में कॉस्ट क्यों बढ़ा क्यों कम हुआ, ठीक है, उसका रीजन अपने को बताना। तो बेसिकली क्या होता है, मैं जस्ट एक नंबर देता हूँ कि सपोज अपना 5,000 रुपीज का मटेरियल था लास्ट ईयर, सपोज, ठीक है, 5,000 का मटेरियल लास्ट ईयर यूज किया था। अब ये साल है ना, एक चेंज ये हुआ है कि अपना जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन का वो सपोज फॉर एग्जांपल 10% बढ़ गया है, जो क्वांटिटी अपना वो 10% से बढ़ गया प्रोडक्शन। तो ये लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो मटेरियल भी प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट है ना, वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होता है, तो ये 10% से बढ़ेगा, क्वांटिटी का इम्पैक्ट आएगा। वैसे सेम वे इन्फ्लेशन भी अपना रोल प्ले करेगा, तो प्राइस भी बढ़ सकता है ना। मटेरियल लास्ट टाइम सपोज अपन परचेस कर रहे थे 10 रुपीज पर केजी पे, और अभी सपोज 20% प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो मटेरियल भी 20% से बढ़ेगा। तो ये 10% बढ़ने की वजह से अमाउंट होना चाहिए था 5,500, लेकिन 5,500 का मटेरियल 20% और कॉस्टली हो गया, तो इसमें और 20% ऐड करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये साल का मटेरियल कितना मिलेगा, 1100, यानी 1100 ऐड करके 6,600, ठीक है। तो ये अपना रेगुलर वर्किंग। अब वो सब में क्या बताएगा कि ये साल जो हमने मटेरियल यूज किया ना, वो सपोज 7,000 का किया, 7,000 का किया, तो अभी अपने को रिवर्स वर्क करके दो वेरिएंसेस पहले निकालना है, प्राइस कितना बढ़ा, क्वांटिटी कितना बढ़ा, और उसके बाद में कॉस्ट होना चाहिए था 6,600, लेकिन कॉस्ट आया 7,000, यानी कि फिर भी 400 का कॉस्ट और बढ़ गया, यानी कि प्राइस का इम्पैक्ट लिया, क्वांटिटी का इम्पैक्ट लिया, फिर भी 400 रुपया कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसको अपन थर्ड वेरिएंस करके बोलेंगे, जिसका कोई नाम नहीं है, नाम दे देने का एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो 400 रुपया एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स में जाएगा, कॉस्ट बढ़ रहा है ना 400 से, ठीक है। प्राइस वेरिएंस, क्योंकि प्राइस बढ़ गया, 1,100 रुपए का प्राइस वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ गया, तो इसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस 500 रुपीज से अपना बढ़ रहा है, ठीक है, 5,000 का 5,500 हुआ, यानी कि 500 रुपया वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम इफेक्ट 500, प्राइस इफेक्ट 1,100, और बाकी का जो इफेक्ट बच गया वो आएगा तुम लोग का एफिशिएंसी का इफेक्ट, जो बैलेंस फिगर करके ले लेगा। तो हर वेरिएंस के लिए तुम लोग को तीन इफेक्ट फाइंड करना है, वॉल्यूम, प्राइस और बैलेंस फिगर एफिशिएंसी। फिक्स ओवरहेड में ऐसा नहीं होगा, फिक्स ओवरहेड क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है, तो वॉल्यूम वाला पार्ट नहीं आएगा, तो उसमें प्राइस और एफिशिएंसी ये दो पार्ट ही आएंगे। फ्लो अपना कैसे रखना है, ठीक है। तो हर कॉस्ट के लिए प्राइस, वॉल्यूम और बैलेंस फिगर एफिशिएंसी इफेक्ट, ये तीन इफेक्ट अपने को फाइंड करना है। सिर्फ फिक्स ओवरहेड में वॉल्यूम वाला इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि क्वांटिटी पे डिपेंड,
ठीक है, तो उसे प्राइस इफेक्ट और बैलेंस शीट का डायरेक्टली एफिशिएंसी का इफेक्ट। ठीक है, चलो अभी सम रीड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, एक एक तरफ जो लास्ट ईयर का डेटा है अपन उसको बेस बना रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर के कंपेयर में अगर अपना प्रोडक्शन कम ज्यादा हुआ तो वो अपने कॉस्ट को कम ज्यादा करेगा, तो एक इफेक्ट आएगा वॉल्यूम का। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेयर में प्राइस या तो बढ़ गया या तो कम होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कम नहीं होता है, बढ़ता ही है, इन्फ्लेशन इफेक्ट काम करता है। तो प्राइस इफेक्ट एक आएगा। अब ये दोनों इफेक्ट देने के बाद में करंट ईयर का कॉस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर करंट ईयर का कॉस्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ और रीजन है। तो वो रीजन क्या रहेगा? मे बी पॉसिबल कि मटेरियल का कुछ वेस्टेज वगैरह हुआ रहेगा, मशीन में डाला खराब हो गया, ठीक है, या मटेरियल चोरी हो गया, कोई भी एबनॉर्मल रीजन है। तो ये सब इफेक्ट को अपन बोलेंगे एफिशिएंसी वाला इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट। अब ये पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जितना मटेरियल अपन सोच रहे थे उससे कम कॉस्ट इंकर किया। बराबर है, जैसे एक अभी के एक सब में आया था ना वो कि हाँ एफिशिएंसी बढ़ गया था अपना, यानी कि 5000 आवर्स में 10,000 यूनिट बनता है, तो हमने उससे कम आवर्स में 10,400 यूनिट बनाए, तो एफिशिएंसी इफेक्ट पॉजिटिव आए। ठीक है, तो एफिशिएंसी इफेक्ट भी आ सकता है जो पॉजिटिव में रहेगा, तो डिपेंड है कि कॉस्ट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो तीसरा एक एलिमेंट अपने को एफिशिएंसी के लिए रखना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 19 सम, despite the increase in sale price of its sold product to the extent of 20%, company finds that it has incurred a loss during the year 12-13 to the extent of 4 lakh as against profit of 5 lakh made in 11-12. तो 11-12 में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 12-13 में 4 लाख का लॉस हो गया, जबकि अपना सेल्स प्राइस 20% ने बढ़ा दिया। अगर सेलिंग प्राइस बढ़ाया तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था, जब प्रॉफिट कम हो गया, और वही अपने को बताना है कि उसका रीजन क्या है, प्रॉफिट पे क्यों इम्पैक्ट आया समझ में? दिस एडवर्स सिचुएशन इज एट्रीब्यूटेड मेनली टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मटेरियल एंड ओवरहेड, इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर बीइंग एवरेज 15% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। यानी कि मटेरियल का प्राइस 15% बढ़ गया है एंड ओवरहेड का प्राइस 10% बढ़ गया एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। और क्योंकि ये एक्सपेंसेस कॉस्टली हो गया, ठीक है, तो अपना प्रॉफिट वो लॉस पे कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली ये भी एक जेन्युइन रीजन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 15 और 10% ये बढ़ा, सामने सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा है, तो भी प्रॉफिट आना ही चाहिए था। अगर ये बढ़ गया 15% भी बोला, तो उसके कंपेयर में सेलिंग प्राइस तो 20% से बढ़ा है। ठीक है, तो कुछ तो झोल है। सीआईडी के शब्दों में दया को बुलाना पड़ेगा। ओके, द फॉलोइंग फिगर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी। 12 और 13 के लिए सेल्स है 1 करोड़ 20 lakhs और अभी का सेल्स है 1 करोड़ 29,60,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में है मटेरियल, लास्ट ईयर 80 lakhs था, अभी 91.1 लाख है। वेरिएबल ओवरहेड 20 lakhs था लास्ट ईयर, अभी 24 lakhs है। और फिक्स ओवरहेड है 15 लाख और 18 लाख 50। Analyze the variance over the year in order to bring out the reason for fall in profit. प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है वो बता रहे। तो ये जस्ट प्रॉफिट क्रॉस चेक कर लो। लास्ट ईयर का 1 करोड़ 20 लाख माइनस ये 3 एक्सपेंसेस, तो 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है क्या? आ रहा है। और करंट ईयर का 4 लाख का लॉस, यानी कि डिफरेंस 9 लाख का है। 5 लाख का प्रॉफिट नेगेटिव 4 लाख में गए, तो 9 लाख का प्रॉफिट कम होने का रीजन अपने को फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो अभी देखो, हम लोग को है ना, सबसे पहले प्रोडक्शन कितना बढ़ा या कम हुआ वो फाइंड कर। प्रोडक्शन वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कितना कम या ज्यादा वो पहले पर फाइंड करेगा।
क्योंकि वो अपने हर वेरिएबल कॉस्ट को इम्पैक्ट करेगा। ये प्रोडक्शन बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, और प्रोडक्शन कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली कम होगा। तो पहले प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है वो पहले फाइंड करेंगे। इसके लिए ये सम कंपलसरी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स वेरिएंस से, ठीक है। अभी देखो करंट ईयर का जो सेल्स है, सेल्स इन 12-13 करंट ईयर है ना, करंट ईयर 12-13, या फिर वो डेट ही लिखता वो अच्छा पड़ेगा ना, 31 मार्च 13 और 31 मार्च 12, 12-13 कितना है? ये अपना करंट ईयर का सेल्स है। अब वो लोग ने क्या बोला है कि सेल्स का प्राइस 20% से वो लोग ने बढ़ाया है। तो ये जो 1,29,60,000 है, ये 20% ऐड करने के बाद का ही सेल्स है, ठीक है। तो अगर सेल्स प्राइस नहीं बढ़ा रहता तो सेल्स कितना आता, ये अपन निकालते, ठीक है। तो सेल्स इन 12-13 without increase in price इक्वल टू 1,29,60,000, ये 120 है, ठीक है, 120 है। तो 100 कितना, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 120 है तो 100 कितना कितना आ रहा है? 1 करोड़ बराबर देखा मैंने, ओके। तो 1 करोड़ 8 लाख सेल्स रहता, तो सबसे पहले टोटल सेल्स वेरिएंस 1,29,60,000 माइनस 1,20,00,000 आई थिंक लास्ट ईयर का, यानी कि 9,60,000 का सेल्स बढ़ गया, फेवरेबल है टोटल सेल्स। उस पे प्राइस वेरिएंस कितना, तो सेल्स है 1,29,60,000, अगर प्राइस नहीं बढ़ा रहता तो सेल्स 1,08,00,000 से रहता, बराबर। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है? सेल का प्राइस बढ़ गया है, फेवरेबल है एडवर्स है, इतना समझा, ठीक है। तो विदाउट इंक्रीज इन प्राइस सेल्स रहता 1,08,00,000 और सेल्स प्राइस बढ़ गया तो 1,29,00,000 पे गया, यानी कि 21 लाख का कंपनी को गेन हुआ। अब सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स इन 11-12 minus sales in 12-13 without प्राइस इंक्रीज। क्या कर रहे समझ में आ रहा है? देखो लास्ट ईयर का सेल्स 1,20,00,000 था, अगर ये साल हमने प्राइस नहीं बढ़ाया रहता तो सेल्स 1,08,00,000 होता। इसका मतलब कि 12 लाख का सेल्स एक्चुअली कम हो गए। आ रहा है समझ में? 12 लाख का सेल्स कम हो गया है। कैसे कम हुआ है? लास्ट ईयर 1,20,00,000 था, अगर वही प्राइस जो लास्ट ईयर था हम लोग ये सब भी फॉलो करते तो अपना सेल्स 1,08,00,000 आता। फिर 12 लाख से सेल्स कम हो गया है, वो वॉल्यूम से कम हुआ है।
और 1 करोड़ 8 लाख वो बढ़ के 1 करोड़ 29 लाख पे चला गया। क्यों चला गया? ये 20% प्राइस बढ़ गया। पता चला? तो 1 करोड़ 20 लाख माइनस 1 करोड़ 8 लाख यानी कि 12 लाख अपना सेल्स कम हो रहा है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन वॉल्यूम। 12 लाख से सेल्स कम हो गए, तो नेट इफेक्ट क्या आया? वॉल्यूम कम होने से 12 लाख का लॉस हुआ, सेल्स कम हुआ, और प्राइस बढ़ने से 21 लाख रुपया अपना सेल्स बढ़ गए। तो नेट इफेक्ट ये आया कि 21 माइनस 12 9,60,000 नेट सेल्स अपना बढ़ गए। तो एक्चुअली कंपनी खुश हो रही है कि हमने सेल्स बढ़ाया। वो सेल्स बढ़ाया नहीं है, कम किया। लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी कम हो गई। समझा? तभी एक से ये निकाल के रखते, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। 12 लाख सेल्स कम हुआ ना लास्ट ईयर के 1 करोड़ 20 लाख के कंपेयर में। ठीक है, यानी कितना हुआ? 10% रिडक्शन इन वॉल्यूम। पता चला? भी कैलसी पे ऐसे ही गेम खेलो, 1 करोड़ 20 लाख ले लो लास्ट ईयर का, लेकिन लास्ट ईयर का ही क्वांटिटी ये बार भी कंटिन्यू होगा, ये कहाँ बोला है? आप 120 में अगर 20% ऐड करोगे तो आप ये बोल रहे हो कि वॉल्यूम उतना ही रखा और प्राइस बढ़ गया। तो 120 से स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट अपने को 120 रेंज से करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ 20 लाख ले लो, ठीक है, कैलसी पे लिया, प्लस या सॉरी पहले माइनस ले लो, माइनस 10%। ये वॉल्यूम कम हुआ, वो 1 करोड़ 8 लाख आया, प्लस 20%, ये प्राइस का इफेक्ट आया समझ में? तो वो बढ़ के हो गया 1 करोड़ 29 लाख। अब अगर तुमने रिवर्स किया कि पहले प्राइस का इफेक्ट दिया बाद में वॉल्यूम का इफेक्ट दिया तो भी आएगा, लेकिन ये अमाउंट के साथ मैच नहीं होगा। मैथमेटिकली पहले कोई भी प्लस करो कोई भी माइनस करो, इफेक्ट सेम ही रहता है। ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख लो पहले, ठीक है, पहले प्राइस का इफेक्ट ले लो, प्लस 20% माइनस 10% वॉल्यूम का इफेक्ट। मैथमेटिकली आंसर वो ये आएगा, लेकिन वेरिएंसेस का जो ब्रेकअप रहेगा वो गलत है। 1 करोड़ 20 लाख का 20% लोगे तो 24 लाख होगा। तो प्राइस वेरिएंस 24 लाख बता रहे, जबकि प्राइस वेरिएंस 24 लाख नहीं है, 21 लाख ही है। तो वो मैच होता है जो आप बोल रहे हो ना कि पहले 120 में प्राइस लिया बाद में वॉल्यूम दिया, मैच होगा मैथमेटिकली, क्योंकि एक प्लस एक माइनस करना है। ठीक है, तो आप पहले प्लस करो बाद में माइनस करो, या फिर उल्टा पहले माइनस बाद में प्लस, आंसर मैथमेटिकली उतना ही आएगा। लेकिन आपका जो ब्रेकअप नंबर वेरिएंसेस है वो आपका गलत होगा। समझा? तो ऑलवेज ध्यान में रखो, प्राइस वेरिएंस पहले करंट ईयर के अमाउंट से प्राइस का इफेक्ट निकालना है, बाद में वॉल्यूम का इफेक्ट निकालना है, और उसके बाद में थर्ड इफेक्ट जो एफिशिएंसी वाला मैंने बताया वो वाला इफेक्ट आएगा। लेकिन सेल्स में तीसरा इफेक्ट नहीं आता, सेल्स पे सिर्फ दो इफेक्ट आता है, प्राइस एंड वॉल्यूम, तो वो हमने निकाल के छोड़ दिया। अब यही अपन यूज करेंगे आगे के सबके लिए। क्लियर है? चलो ये लिख लो, पहला वर्किंग नोट नंबर 1। ओके चलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस। अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक एक करके नहीं लेते, एक ही साथ सब लेते, वो बेटर है ना।
ओके, अब ये कैसे काम करेगा वो देखते हैं। चलो, फर्स्ट मटेरियल, लास्ट ईयर का मटेरियल का कॉस्ट बताओ। 80 lakhs. अभी देखो, सबसे पहले अपने को प्राइस वेरिएंस निकालना है। अब प्राइस वेरिएंस कैसे निकालने का, तो जो करंट ईयर का कॉस्ट है, ठीक है, वो आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस ही है। तो करंट ईयर के कॉस्ट से प्राइस वेरिएंस निकालना है, लास्ट ईयर के कॉस्ट से नहीं। जितना मटेरियल एक्चुअली यूज किया रहेगा उसमें प्राइस का इफेक्ट आएगा ना, ठीक है। तो अपन यही मटेरियल नेक्स्ट ईयर थोड़ी यूज करेंगे, वॉल्यूम का भी इम्पैक्ट रहेगा ना। तो करंट ईयर का कॉस्ट कितना, अभी का कॉस्ट कितना दिया है, 91,10,000, ये 115 है। तो इंक्रीज इन प्राइस 15 कितना, 15, 100 नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट वेरिएशन कितना, प्राइस बढ़ा तो 15 रुपया बढ़ा, ठीक है। तो ये 115 है, तो 15 कितना जो बढ़ा वो कितना, 2 पॉइंट में आया कुछ, ठीक है, राउंड ऑफ करो, 261। ये एडवर्स आएगा, मैंने डायरेक्ट वेरिएंस निकाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने 1 करोड़ 8 लाख फाइंड किया और उसको हमने माइनस करके वेरिएंस निकाला। तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया, डायरेक्ट यही आंसर निकाला 21,60,000। तो 2160 कैसे आएगा, तो 1 करोड़ 29 लाख, सॉरी 1 करोड़ 29,60 इंटू 20/120, बराबर। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे निकाला है, 12960 इंटू 20/120, तो ये आएगा 21,60,000। तो सेम वे मैंने वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई किया, करंट ईयर का कॉस्ट वो 120 रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे 115 रिप्रेजेंट करता है। तो 15 कितना, मटेरियल में 15% इंक्रीज है और ओवरहेड में 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब वॉल्यूम, जब भी अपना सेल्स 10% से कम हो गया तो हर वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनल 10% कम यूज होना चाहिए, बराबर। सेल्स अगर 10% से कम हुआ तो हर कॉस्ट 10% से कम होगा। तो मेरा करंट ईयर का जो कॉस्ट है, सॉरी लास्ट ईयर का जो कॉस्ट है वो 80 लाख था, लेकिन अगर मेरा वॉल्यूम ये साल 10% कम हो रहा है तो वो 80 लाख का 10% कम हो जाएगा। तो 80 लाख इंटू 10% यानी कि 8 लाख। अब कॉस्ट कम होगा तो फेवरेबल आएगा, सेल्स कम होगा तो एडवर्स है, इनकम है, और कॉस्ट कम होगा तो फेवरेबल है ना। इवन तो अपना इनकम लॉस हो रहा है लेकिन वो सेल्स वेरिएंस देखेगा, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कम होगा तो फेवरेबल है, पता चला। तभी देखो, लास्ट ईयर का से मटेरियल था 80 लाख, ठीक है, 8 लाख मेरा मटेरियल कम यूज होना चाहिए और 11 लाख का मेरा प्राइस बढ़ गया। तो मेरा ये साल में कॉस्ट कितना आना चाहिए था, 80 लाख माइनस 1188 प्लस 8 लाख, उल्टा मैंने बताया, 80 लाख प्लस 1188, ठीक है, माइनस 8 लाख, फेवरेबल माइनस क्यू, कॉस्ट कम होगा ना, और एडवर्स प्लस क्यू, कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो 80 लाख प्लस 1188 माइनस 8 लाख, बताओ कितना, ठीक है। ये कॉस्ट आना चाहिए था करंट ईयर में, लेकिन करंट ईयर में ये कॉस्ट नहीं आ रहा है। करंट ईयर में कितना कॉस्ट है, 9110। तो इसका मतलब कि कंपनी को 83 लाख का कॉस्ट एक्चुअली इंकर करना चाहिए था, ये दो इफेक्ट देने के बाद, और कंपनी ने मटेरियल यूज किया 91 लाख का, यानी कि जो बाकी का है वो मटेरियल या तो वेस्ट हुआ, ठीक है, या तो चोरी हुआ, या तो कुछ तो एबनॉर्मल रीजन है, उसको अपन डाल देंगे एफिशिएंसी वेरिएंस में।
तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो। 83 88 261 माइनस 9110 बताओ। 7 हाँ 739 एडवर्स कॉस्ट बढ़ रहा है ना, पता चला। अब यही टेक्निक वाकई और कितने एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एंड फिक्स, तो उसके लिए भी अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट, वेरिएबल ओवरहेड। अब तुम लोग मुझे नंबर्स बताओगे तो ही मैं लिखूंगा, वरना मैं खुद अपने मन से नहीं लिखूंगा। बताओ 20 लाख, यहाँ पे बताओ। कैसे फाइंड किया? 24 लाख करंट ईयर का, ये 110 है, तो 10 कितना बताओ? 181 बराबर लिखा है। ओके चलो बताओ, एडवर्स या फेवरेबल? प्राइस बढ़ गया, एडवर्स। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। किसका 10%? लास्ट ईयर का वेरिएबल ओवरहेड 20 लाख था, वॉल्यूम 10% से कम हुआ, तो ये भी 10% कम होना चाहिए था। ठीक है तो 20 लैक्स 10% 2 लाख। बताओ फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। तो अगर ये परफेक्टली काम करता तो ये साल का ओवरहेड कितना आता है? ट्वेंटी लैक्स ये ओवरहेड आता, 20 लाख ये कॉस्ट बढ़ गया तो ऐड होगा, ये कम हो गया तो ये लेस होगा, तो नेट नेट ये ओवरहेड आना चाहिए था। एक्चुअली कितना आया? थ्री लैख समझा? अभी फिक्स ओवरहेड बता। प्राइस प्राइस इफेक्ट आएगा। ओके बोला ने वहां पे वर्ड क्या यूज किया है? 15% मटेरियल और 10% ओवरहेड। ओवरहेड में स्पेसिफाई नहीं किया फिक्स है वेरिएबल, तो ये दोनों का एप्लीकेबल होगा। ठीक है तो 10% वाला इफेक्ट लेना है। बताओ कितना है अभी का?
इंटू 10/110। चलो अभी ये बताओ। कितना? फिक्स ओवरहेड में वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ऐड करो। कितना ओवरहेड रहना चाहिए था? ओवरहेड है कितना? 1850। तो दोनों का डिफरेंस 181,818। आया समझ में? क्लियर है? तो ये वाला इम्पैक्ट नहीं रहता है, ये ध्यान में रखना, गड़बड़ मत करना। क्लियर है ना? फिक्स ओवरहेड है, वॉल्यूम का इम्पैक्ट। अभी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले प्रॉफिट इन 11-12। लास्ट ईयर प्रॉफिट 5 लाख था, ठीक है? हम लोग को 3 कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस ये अपने को यहाँ पे इम्पैक्ट में लेना है, ठीक है? तो सबसे पहले लेते हैं सेल्स वेरिएंस। सेल में सेल प्राइस वेरिएंस कितना आया बताओ? 2160 फेवरेबल एंड वॉल्यूम वेरिएंस कितना? 12 लाख है ना, आई थिंक 12 लाख एडवर्स। तो नेट इफेक्ट 960 फेवरेबल। सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए 960 से। नेक्स्ट मटेरियल वेरिएंस। मटेरियल में प्राइस वेरिएंस 11,88,265 ये अपना एडवर्स है, प्राइस बढ़ेगा। वॉल्यूम वेरिएंस इसको यूसेज वेरिएंस बोलोगे तो भी चलेगा, वॉल्यूम बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है? वो है 8 लाख फेवरेबल। और एफिशिएंसी वेरिएंस जो एक्चुअली मटेरियल में अपन रेगुलर सब में कभी फाइंड करते ही नहीं है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन में तीसरा जो वेरिएंस है उसको ऑलवेज एफिशिएंसी करके ही बोला जाता है, ठीक है? तो वो आएगा 721 739 एडवर्स। चलो बताओ आउटर में कितना जा रहा है? अभी वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड में प्राइस वेरिएंस बोलो या फिर इसको एक्सपेंस वेरिएंस बोलो। हम लोग इसको प्राइस वेरिएंस के नाम पे वेरिएबल ओवरहेड में एक्सपेंडिचर वेरिएंस करके लिखते हैं, तो वो लिख कर में चलेगा। ये तो ना का प्राइस का इम्पैक्ट है, ठीक है? कितना है? तो 218,182 एडवर्स। वॉल्यूम वेरिएंस 2 लाख फेवरेबल और एफिशिएंसी वेरिएंस 3,81,818 एडवर्स। बताओ
फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड में पहला एक्सपेंडिचर वेरिएंस यानी कि प्राइस का इम्पैक्ट 168,182। वॉल्यूम ये नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम में लिखेगा ही नहीं, रिवीजन में याद आए इसके लिए जानबूझ के लिख रहे हैं, ठीक है। एंड एफिशिएंसी 181,818। कितना हो रहा है? 3,50,000। तो लॉस इन 1230। नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपना रेगुलर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है उसमें जो फॉर्मूलाज वगैरह यूज करते हैं वो यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं होता है, पूरा अलग वे से एक अलग थिंकिंग से तुम लोग को ये वेरिएंसेस फाइंड करना। तो ये पूरा टेक्निक तुम लोग को मेमोराइज ही करना पड़ेगा कि करंट ईयर लास्ट ईयर का आया तो क्या करना है। फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूलाज तभी काम करते हैं जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। ये दोनों एक्चुअली है, तो फॉर्मूलाज वगैरह अपन यूज नहीं कर पाएंगे। और अपने को पर रेट का कुछ भी डिटेल नहीं है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ना स्टैंडर्ड प्राइस है ना एक्चुअल प्राइस है, तो ये रेगुलर सम नहीं है। तो तुम लोग को यहाँ पे जो अपना एक बोलता है ना कि पूरा चैप्टर के एंड में ही आता, तो अभी तक जो नॉलेज माइंड में बैठा रहेगा सडनली ये उसको आके चैलेंज करता है कि अभी जो सीखा वो अप्लाई मत कर, कुछ नया ही अप्लाई कर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है इनिशियली, लेकिन एक या दो प्रैक्टिस लगेगा। इसके लिए जानबूझ के मैंने एक सम और इस पे रखा है जो पूरा डिट्टो सेम है, नंबर्स के साथ सेम, ठीक है। ये तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ जानबूझ के, लेकिन ये प्रैक्टिस करना। 22वां सम देखो, सेल्स रुपीज इन लैक्स पे दिया है 120, 129.6, सिर्फ अमाउंट लैक्स पे दिया है, बाकी यही सम का नंबर्स है। प्राइम कॉस्ट ऑफ सेल्स 80 और 91.1, यहाँ पे उसका नाम है मटेरियल, यहाँ पे नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड 20 और 24, फिक्स ओवरहेड 15 और 18.5, प्रॉफिट है लास्ट ईयर का 5, अभी का 4 का लॉस। इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर, इंक्रीज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 20% सेल्स, 15% प्राइम कॉस्ट और 10% ओवरहेड। तभी तुम लोग क्या करो, ये परसेंटेज को चेंज कर लो तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सेल्स 10% इंक्रीज ले लो, पूरा गेम चेंज होगा इसमें, क्योंकि अभी वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम यहाँ पे 10% आया था, अभी दोनों का वॉल्यूम कुछ और आएगा, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में कितना लोगे? सेल्स 20%, यहाँ पे ओरिजिनल सब में 20 है, हम लोग उसको कितना किया? 10 किया। प्राइम कॉस्ट का ले लो 7.5% और ओवरहेड का ले लो 5%। 7.5 और ओवरहेड का 5, सब चेंज होगा, यानी कि तुम लोग ये सम से भी कुछ नंबर ले नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा पूरा सम ट्राई करना, रिकंसाइल होता है कि नहीं मुझे बताना। और रिकंसाइल तो होना ही है, क्यों? तीसरा वेरिएंस बैलेंस ही फिगर है, अगर वो कैलकुलेट किया करने वाला रहता और मैं ये चेंज करता तो वो टैली नहीं होता। अभी तीसरा वाला वैसे भी बैलेंस ही फिगर लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी में कवर हो जाएगा। चलो तभी ये चैप्टर का सिर्फ एक सम बाकी रहा, 26। हाँ,
नहीं नहीं, यूनिफॉर्म है बराबर। तो एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग और इंटर फर्म कंपैरिजन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट अपने को कवर करना। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बेसिकली ये एक्चुअली कोई टेक्निक नहीं है इससे, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, या फिर प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह। ये सब कैसे एक पर्टिकुलर कॉस्टिंग के टेक्निक्स जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपन यूज करते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ये बोलता है कि जब भी एक ही इंडस्ट्री में मल्टीपल कंपनीज काम कर रही है, जैसे अगर ऑटोमोबाइल 4 व्हीलर गिनो तो मारुति है, हुंडई है, महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, ये सब प्लेयर्स है अलग अलग। लेकिन अगर तुम लोग ये सब का कॉस्टिंग अगर कंपेयर करने को गए तो पहली बात तो ये कि वो लोग अपना डेटा देगा ही नहीं। कॉम्पिटिटर को अपना डेटा क्यों देने का, तो देगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों को कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है तो उन लोगों को कॉस्ट ऑडिट के लिए तो डेटा देना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट के पास वो डेटा जाता है तो गवर्नमेंट करते क्या है, तो वो डेटा वो लोग यूज करके वो इंडस्ट्री को कैसे हेल्प हो पाए, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट प्लान्स पॉलिसीज वगैरह डेवलप करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अच्छे काम के लिए वो डेटा मांग रही है और ये लोग को स्टैट्यूटरी है, इसके लिए लोग को देना पड़ता है। अब ये डेटा कंपेरेबल तभी रहेगा जब भी अलग अलग जो भी कंपनीज है वो ने सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए। पॉइंट आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये डेटा यूजफुल होने के लिए हम लोग को यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ये सजेस्ट किया जाता है। तो हर कंपनी जो एक ही इंडस्ट्री में काम कर रही है या फिर अपने ही कंपनी का अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज है, और हम लोग को डेटा बोलते हैं ना कि कंपेयर करके कुछ डिसाइड करना है, कोई डिसीजन मेकिंग वगैरह करना है, तो ये केस पे वो तब भी पॉसिबल होगा व्हेन एवरीवेयर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड। तो इस पर दोनों को थ्योरी का क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू मीन बाय यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, हाउ इट इज एडवांटेज फॉर द कंपनीज और पार्टिसिपेंट्स फॉर अप्लाइंग द यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स वगैरह, व्हाट आर द लिमिटेशंस और व्हाट आर प्री रिक्विजिट ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वगैरह। तो ये दोनों को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे कवर करना है। अब दूसरा एक इस पे कंसेप्ट आता है जिसे बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंटरफर्म कंपैरिजन है कि दो कंपनीज का डेटा को कंपेयर करना है। ये कंपेयर क्यों करना है, ताकि जो इनएफिशिएंट कंपनीज है वो लोग को एफिशिएंट कंपनी के डेटा से हेल्प हो जाए और वो लोग अपना इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए ट्राई करें। ठीक है, जैसे अगर दो स्टूडेंट है, अगर वो लोग का परफॉर्मेंस अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, जब तक वो दोनों का मैंने कांटेक्ट नहीं करवाया, जब तक मैंने डेटा दूसरे से शेयर नहीं किया, एक को 60% आया, क्लास में फर्स्ट आया, बहुत खुश है कि मैं फर्स्ट रैंक होल्डर हूँ। लेकिन जब भी वो अपने स्कूल से जब ये कॉलेज में गया और कॉलेज में उसके दोस्त लोग बने और तभी पता चला कि दूसरे स्कूल में 10वां रैंक लाने वाले को भी 85% है। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग मेरे स्कूल में या तो बच्चे लोग ही बकवास थे या तो बच्चे लोग बहुत कम थे या मैं अकेला बच्चा था। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट आ गया, यानी कि मैं फर्स्ट आने के लिए लायक नहीं हूँ। तो ये कंपैरिजन तब भी पता चलता है, नहीं ये रियल में ऐसा हुआ है। मैं गुजराती मीडियम से मैंने स्कूल लेवल का स्टडी किया है, तो मेरा जो स्कूल है अभी गुजराती मीडियम में बच्चे लोग को कोई डालते नहीं है, सब लोग इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। तो गुजराती मीडियम में सेमी गुजराती, जैसे मराठी मीडियम में आ गया सेमी इंग्लिश, तो वैसे सेमी इंग्लिश वाला कंसेप्ट गुजराती मीडियम ने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तो हमारे स्कूल में बच्चे लोग का एडमिशंस नहीं हो रहा है, तो स्कूल के टीचर्स को भी काम दिया है कि तुम बच्चे लोग ढूंढ के लेके आओ। टीचर्स को बोला गया है कि फीस मत लेना, बच्चों को बोलो फ्री एजुकेशन, सिर्फ एडमिशन ले लो। तो स्कूल में खाना देते बच्चों को, फ्री एजुकेशन है, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स अपने सैलरी से बुक्स खरीद के देती है, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं रहे तो उनका जॉब जाएगा। तो लोग अपने सैलरी से पैसा खर्चा करके बच्चों लोग को लेके आ रहे हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह जहाँ पे एक एक दो दो बच्चे, तो जहाँ पे एक ही बच्चा रहेगा वो अगर प्रमोटेड भी पास हुआ तो क्लास में फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट का मैंने कोई एफिशिएंट ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पे इंटरफर्म कंपैरिजन में अपने को अप्लाई करना है।
यानी कि तुम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डेटा से बहुत खुश रहेंगे, लेकिन जब तुम लोग दूसरी कंपनीज से अपने आप को कंपेयर करते हो तभी तुम लोग को समझ में आता है कि तुम लोग कहाँ पे लैकिंग हो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आया इंटरफर्म कंपैरिजन। कॉस्ट ऑडिट लाने का गवर्नमेंट का पर्पज ही ये था कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। मोदी गवर्नमेंट कंटिन्यू बोल रहा है कि चाइना का जो भी प्रोडक्शन हब है वो भी इंडिया में शिफ्ट करना है, लेकिन चाइना का तुम लोग इमेजिन करो कि वो लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कम है और उसके कंपेयर में अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कितना ज्यादा है। सेल जो अपन लेते हैं एवरेडी वगैरह का 15-20 रुपए का एक सेल आता है, और चाइना वाले आज से 10 साल पहले इंडिया में 4 सेल का पैकेट 10 रुपए में बेच रहे थे, यानी कि एक सेल 2.5 रुपए में। उसमें से कभी कभी अपना लक काम किया तो कुछ सेल 6 महीना चल जाता था। तो तुम लोग इमेजिन करो कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 2.5 रुपए में वो लोग इंडिया में बेच रहे, तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाइना से इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंडिया के पोर्ट से अपने लोकल मार्केट तक लाने तक का कॉस्ट, और हर मिडल मैन का प्रॉफिट, इसमें मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, जिसने इंपोर्ट किया उसका प्रॉफिट, जो रिटेलर है उसका प्रॉफिट, ये सब मिला के 2.5 रुपए का फाइनल प्राइस है। तो लोग इमेजिन करो 2.5 रुपया कहाँ पे और एवरेडी का 15 से 20 रुपया कहाँ पे, कंपेरेबल ही नहीं है। तो अगर चाइना से कॉम्पीट करना है तो अपने को कॉस्ट ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा, तो कंपटीशन में उतर पाएगा, अदरवाइज कहाँ से उतरेगा, पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने अगर क्वालिटी इंप्रूव किया तो 2.5 का 5 रुपया करेंगे, फिर भी अपन तो कंपेयर में आ ही नहीं रहे। चलो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, चाइना के हर प्रोडक्ट बुरे क्वालिटी का नहीं है, इवन एप्पल का आईफोन भी चाइना मेड आता। अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट किया, बाकी एप्पल के फोन जहाँ पे तुम लोग 1.5 लाख रुपया दे रहे हो वो चाइनीज प्रोडक्शन आता है। तो अपन ऐसा तो नहीं बोलते कि चाइना का हर प्रोडक्ट बकवास ही है, तो अच्छे क्वालिटी का भी बनाने का उनके पास कैपेसिटी है। तो गवर्नमेंट ये डेटा क्यों कैप्चर कर रहा है, ताकि वो लोग ऐसे कंपनीज को हेल्प कर पाए कि जहां पे वो लोग कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, तो उनको कॉस्ट कैसे कम करना है, टेक्नोलॉजी कौन सा इंडिया में लाना चाहिए, लेबर को वेजेस कैसे देना चाहिए, ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब करना है, ओवरहेड को कम कैसे करना है, ये सब एरियाज में गवर्नमेंट काम कर रही है। और ये काम करने के लिए वो लोग को डेटा चाहिए, और डेटा का यूज है इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए। तो डेटा तब भी यूजेबल होगा जब भी कंपनीज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग अप्लाई करेगी, तो ये प्री रिक्विजिट आएगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, ऑब्वियसली सीएमए इंस्टीट्यूट ने बनाए, और गवर्नमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी कंपनीज के लिए कंपलसरी किए, ताकि अगर सेम प्रिंसिपल अगर फॉलो हो रहा है तो ही डेटा कंपेरेबल होगा, तो इंटरफर्म कंपैरिजन पॉसिबल होगा। आया समझ में? तो कॉस्ट ऑडिट क्यों लाया गया है, उसका ये बैकग्राउंड ये है, इंटरफर्म। ठीक है, गवर्नमेंट को ये इंटरफर्म कंपैरिजन करना है, और ये कंपेयर करने के लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग चाहिए, और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग पॉसिबल होगा थ्रू एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पता चला? अब उसी के ऊपर एक सम दिया हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं कि एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज काम कर रही है, हर एक का मार्केट शेयर, कॉस्टिंग वगैरह सब दिया है, और गवर्नमेंट को, जैसे वो एक सम अभी हमने सॉल्व किया इसके पहले वाला 25 में देखो जो सेलिंग प्राइस था फिक्स बाय गवर्नमेंट था, तो अगर गवर्नमेंट को अगर एक फिक्स सेलिंग प्राइस करना है, ठीक है, तो ये डेटा से वो प्राइस कैसे फिक्स करेंगे, वो अपने को अप्लाई करना है। आया समझ में सम का बैकग्राउंड? तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम नहीं है, ये चैप्टर ही अलग है, ये वाले चैप्टर का सम। ठीक है, the share of total production and cost based fair price computed separately for each of the 4 unit in industry are as follows। पर यूनिट का डेटा दिया है, कंपनी ए का मार्केट शेयर है 40%, बी का 25%, सी का 20% और डी का 15%। मटेरियल कॉस्ट, लेबर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड, टोटल कॉस्ट ये अपने को गिवन है। 20% रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्रॉफिट के हिसाब से लोग ऐड करते हैं, और उनका सेल्स आता है जो दिया हुआ है फेयर प्राइस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है वो दोनों को बता रहे, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, टोटल कैपिटल। तो 3140 टोटल कैपिटल है, 3140 का 20% 630 आता है क्या, चेक करो।
यानी कि राउंडेड ऑफ तो 630, ठीक है। तो 2150 का 20% 430 के आसपास का आ रहा है, समझ में आया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है और उसका 20% ने प्रॉफिट के हिसाब से ऐड किया है। सजेस्ट यूनिफॉर्म प्राइस दैट में बी अडॉप्टेड बाय द इंडस्ट्री। अगर पूरे इंडस्ट्री को सेम प्राइस रखना है तो क्या प्राइस रखें, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल काम है। सबसे पहले तुम लोग को लेना है यूनिफॉर्म कॉस्ट, सभी का टोटल कॉस्ट इनटू परसेंटेज ऑफ शेयर, ये दोनों को लेना है। पहले कंपनी का टोटल कॉस्ट बताओ मुझे, 850, और उसका मार्केट शेयर कितना है। दूसरे कंपनी का थर्ड 690 इंटू 15%। चलो बताओ कितना आ रहा है आंसर। 3 फाइनल फाइनल। $93.5 यूनिफॉर्म रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेम वे बोलते जाओ, पहले वाले का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट प्रॉफिट फाइनल 630, 630 का 40%। नेक्स्ट 430, ओके, नेक्स्ट 350, और लास्ट 230 464। अब यूनिफॉर्म पेर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो 793.5 प्लस 464 हाँ समझ लो, ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते वैसे ही होगा, ठीक है। तो फालतू का समय, लेकिन आ गया तो जैकपॉट है। और जिसको ये नहीं पता है कि क्या करना है, उसको बाहर आके जब ये पता चलेगा कि सिर्फ इतना ही करना था, तो बेचारा बहुत रोएगा।